ज़ाहिर शराजी साहब, आपसे जानना चाह रहे हैं, जिस तरह से हम जेडी वेंस के अगर जुमले देखें तो यकीनी तौर पे उससे एक उम्मीद की किरण नज़र आती है, ख़ास तौर पे जब उन्होंने ये कहा नथिंग गुड येट, तो वो जो येट है तो वो हमें बताता है कि शायद अभी दरवाजे आगे खुले हैं, मजीद बातचीत का सिलसिला जारी रह सकता है और जो सीज़ फायर है वो मजीद भी होल्ड किया जा सकता है, होल्ड हो सकता है, क्योंकि अभी 3-4 दिन 5 दिन बाकी हैं सीज़ फायर का जो मुतय्यन वक्त था वो ख़त्म होने में। तो इस दौरान आप कोई बड़ी डेवलपमेंट होती देख सकते हैं, क्योंकि ईरान की जानिब से अभी कहा जा रहा है कि हमने तो अपनी बात रख दी है, अब अमेरिका इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्ड करता है ये देखना है। बहुत बहुत शुक्रिया मारूफ। देखें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये एस्केलेशन या ये जंग पाकिस्तान में शुरू नहीं हुई, लेकिन इस्लामाबाद एज अ न्यूट्रल ग्राउंड, एज अ सोर्स टू गेट टुगेदर बोथ एडवर्सरीज और उनको एक नेगोशिएशन पॉइंट के ऊपर ले आए हैं, तो सबसे बड़ी कामयाबी ये है। दूसरा देखें, डीजी वेंस की छोटी सी एक प्रेस ब्रीफिंग थी, उसके अंदर उन्होंने एक बात की कि वी आर नॉट गोइंग टू हैव अ डील, मैं बगैर डील के जा रहा हूँ। लेकिन अगली बात उसको शायद जो स्पॉयलर्स हैं और जो इस वक्त हम समझते हैं कि पाकिस्तान को अंडरमाइन करने की कोशिश करने वाले जो मीडिया आउटलेट है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया ने बड़ा पॉजिटिवली इसको लिया है कि दिस इज अ बिगिनिंग। और अगर आप डिप्लोमेसी की बात करते हैं, डिप्लोमेटिकली ओवरनाइट आप इन तमाम चीज़ों को 50 साल की दुश्मनी को एक सेकंड में हल नहीं कर सकते। अगर इस 21 घंटे एक हाई लेवल डेलीगेशन डीजे वेंस और यहाँ पे जो है वो कालीबाग की शक्ल में मिला है, तो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने डिस्कस की हैं। और एक चीज़ और है, बेशक दोनों जो ममालिक जिस स्टेज पे खड़े हैं, अमेरिका अपनी फेस सेविंग चाहता है, ईरान खुद जो है विक्टोरियस बन के सामने आना चाहता है, क्योंकि उसने भी अपने लोगों को अपनी रेजिलियंस की, अपने रेजिस्टेंस की जो कुर्बानियाँ दी हैं उसके लिए एक जवाब पेश करना है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को परसुएट किया कि मैं पीस टॉक्स करना चाहता हूँ, इसमें कोई दूसरी मतलब राय अब नहीं है। अब आखिरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि ये चीज़ें आगे मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएंगी, अभी हमें पेसिमिस्टिक नहीं होना चाहिए। और देखें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के ऊपर ईरान का भी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, वो तो खुला है, सबके लिए खुला है, जो उसके खिलाफ हॉस्टिलिटीज नहीं कर रहे, जो उसके खिलाफ नहीं लड़ रहे। हाँ, उन दुश्मनों के लिए भी खुला है सिवाय इसराइल के, जो पाकिस्तान के झंडे के साथ यहाँ पे जो है ना अपने जो है वो शिप्स गुजारना चाहते हैं। तो मतलब द ऑप्शन इज वेरी क्लियर। दूसरा देखिए, न्यूक्लियर इनरिचमेंट पे कभी भी ईरान ने कहा ही नहीं है, वो सिग्नेटरी है एनपीटी का, और उसने बार बार यही कहा है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना रहा। तो बोन ऑफ कंटेंशन कहा है। बाकी जो इस वक्त इनसाइड सोर्सेज ये कह रहे हैं कि जो नटाज और बुशेरा के उसके ऊपर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के ऊपर जो अटैक हुआ है, उसके बाद ईरान ने कन्वे कर दिया कि दैट इनरिच्ड यूरेनियम हैज कन्वर्टेड इनटू अ डस्ट। और आपने देखा प्रेसिडेंट ट्रंप का एक ट्वीट भी कि हम डस्ट को इकट्ठा करेंगे। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त अमेरिका को एक बहुत बड़ी फेस सेविंग चाहिए थी, जो मिल गई है। और ये उम्मीद है, इसमें एक और चीज़ सामने आ रही है कि शायद हमारे प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब जाएँ। मुख्तलिफ हवाले से कंफर्म नहीं है, हमारी फॉरेन ऑफिस ने कंफर्म नहीं किया, लेकिन देयर इज एन अपॉर्चुनिटी कि शायद पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया को एक जॉइंट वेंचर कर सके फॉर पेट्रोलिंग, फॉर सेफ्टी ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मज़, और उसमें मेरे ख्याल में ईरान भी कन्विंस हो। तो देखिए, हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ हमें पेसिमिस्टिक नहीं होना चाहिए कि अमेरिका शायद दोबारा रिजॉर्ट करेगा टू मासिव बॉम्बिंग। हाँ, जो स्पॉयलर्स की शक्ल में इसराइल मौजूद है, वो जरूर कोशिश कर रहा है और उसकी कोशिश है। और इसमें अगर हम देखें, अमेरिकी वफ्द के अंदर दो जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो इसराइल के रिप्रेजेंटेटिव थे, वो अमेरिकन नहीं थे। विटकॉफ और कुशनर जो है वो दे वर रिप्रेजेंटिंग नेतन्याहू। और इस तमाम जंग के आर्किटेक्ट यही दो अशखास हैं, अलॉन्ग विद मार्को रूबियो और पीट हेग्सेट। तो एक चीज़ ज़रूर हमें देखनी है कि अगर अमेरिका को पेस सेविंग चाहिए तो इसको पाकिस्तान के इस तमाम इनिशिएटिव की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और ये मेरे ख्याल में होगा भी। आखिरी एक मामला ये है कि ईरान जिस तरीके से अपने मामलात के ऊपर स्टैंड कर रहा है, वो स्टिल चाहता है, और उसके बाद शायद कोई और कार्ड है, और न्यूक्लियर जो पावर है उससे ज़्यादा बड़ा कार्ड जो इस वक्त जंगी है वो है स्टेट ऑफ हॉर्मज़, क्योंकि इसने तमाम दुनिया को एक लिहाज से डिस्टेबलाइज कर दिया है। साथ साथ अगर यूरोपीय यूनियन है या हमारे मिडिल ईस्टर्न ममालिक हैं, पाकिस्तान किसी तरीके से कन्विंस कर देता है ईरान को कि वो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ को निशाना ना बनाए, खास तौर पे सऊदी अरब और कतर, तो मेरे ख्याल में एक विन विन सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए। आप एक चीज़ देखें, कुछ मिडिल ईस्टर्न ममालिक ने बिल्कुल साइड ले ली है, जिसमें यूएई है, आपका बहरीन है, कुवैत है। वो तो ऑलरेडी अगर आप देखें तो यूएई आपके खिलाफ हॉस्टिलिटीज में इन्वॉल्व रहा है, उससे तो हम मजीद बात भी ना करें तो बेहतर होगा। बल्कि इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिसी बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि जो हॉस्टिलिटीज हमारे वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर यूएई, कुवैत और बहरीन कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसिंग BLA, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसिंग TTP, ये एक बड़ा सीरियस इशू है। तो लिहाजा पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल में ये तमाम जो हालात हैं मिडिल ईस्ट के, वो बड़ी हद तक सक्सेसफुल साबित हुए हैं। एक लिहाज से आप देखें, अगर सऊदी और कतरी हमें $5 बिलियन देने के लिए तैयार है, अपार्ट फ्रॉम डैट वो हमें
जो है वो $5 बिलियन का ऑयल और वो भी देंगे, पेट्रोल भी। तो ये एक पाकिस्तान के लिए बड़ी ज़्यादा कामयाबी वाली सूरत है। हाँ, आखिरी चीज़ जो पाकिस्तान शायद टाइट रोप पे है वो ये है कि अगर एस्केलेशन बढ़ती है तो फिर क्या होगा, क्या सऊदी अरब के ऊपर अटैक होता है, ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट इशू है। और बेशक मिलिटरीली पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया है इन दोनों मुल्कों को साथ बिठा के। अगर इन केस ऑफ एनी एक्सजेरेशन ऑफ हॉस्टिलिटी, जंग फैलती है तो फिर जरा पाकिस्तान के लिए चलें जाहिर साहब, ये पॉइंट बड़ा डिटेल से आपका आ गया, लेकिन सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।